नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी नैना जोगिन, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। रत्नी ने मुझे देखा तो घुटने से ऊपर खोसी हुई साड़ी को कोंचा की जल्दी से नीचे गिरा लिया। सदा सायरन की तरह गूंजने वाली उसकी आवाज कंठ नली में ही अटक गई। साड़ी की कोंचा नीचे गिराने की हड़बड़ी में उसका आंचल भी उड़ गया। उस संकरी पगडंडी पर जिसके दोनों ओर झरबेरी के कांटेदार बाड़े लगे हों। अपनी भलमन साहस दिखलाने के लिए गर्दन झुकाकर आंख मूंद लेने के अलावा बस एक ही उपाय था। मैंने वही किया, अर्थात पलट गया। मेरे पीछे पीछे रत्नी ने अपने उघड़े हुए तन बदन को ढक लिया और उसके कंठ में लटकी हुई एक उग्र अश्लील गाली पटाखे की तरह फूट पड़ी। मैं लौटकर अपने दरवाजे पर आ गया और बैठकर रत्नी की गालियां सुनने लगा। नहीं, वह मुझे गाली नहीं दे रही थी। जिसकी बकरियों ने उसके पाट का सत्यानाश किया है, उन बकरी वालियों को गालियां दे रही है। सारा गांव के बूढ़े बच्चे जवान औरत मर्द उसकी गालियां सुन रहे हैं। लेकिन क्यों? शायद सच ही उसके सुनने और मेरे सुनने में फर्क है। मैं सचेतन रूपेण, अर्थात जिस तरह रेडियो से प्रसारित महत्वपूर्ण वार्ताएं सुनता हूँ, इन गालियों को सुन रहा हूँ। कान में उंगली डालने के ठीक विपरीत एक एक गाली को कान में डाल रहा हूँ। उसकी एक एक गाली नंगी अश्लील तस्वीर बनाती है, ब्लू फिल्मों के दृश्य। उदाहरण देकर थाना, पुलिस, अदालत फौजदारी को न्योता नहीं चाहता। रमेसर की माँ ने टोका शायद। गांव भर की बकरी वालियों को सार्वजनिक गालियां दागने के बाद रत्नी ने रमेसर की माँ के प्रजा स्थान को लक्ष्य करके एक महास्थूल गाली दी। रमेसर की माँ ने टोका, पहले खेत में चलकर देखो, एक भी पत्ती जो कहीं चरी हो। रत्नी अब तक इसी टोक की प्रतीक्षा में थी शायद। अब उसकी बोली लयबद्ध हो गई। वह प्रत्येक शब्द पर विशेष बल देकर हाथ और उंगलियों से भाव बतलाकर कहने लगी कि वह पाट के खेत में जाकर क्या देखेगी। अपना, भले घर की लड़की होती तो कहती अपना सिर, किंतु रत्नी सिर के बदले में अपने अन्य हिस्से का नाम लेती है। इसके बाद बहुत देर तक रत्नी की बातें सुनता रहा, लेकिन उन्हें लिख नहीं सकता, वारंट का डर है। किंतु रत्नी के बारे में अब कुछ नहीं लिख गया तो जीवन में कभी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि रत्नी की गालियों में मर्माहत और अपमानित करने के अलावा उत्तेजित करने की तीव्र शक्ति है। यह मैं हलफ लेकर कह सकता हूँ। रत्नी का नाम नैना जोगिन मैंने ही दिया था एक दिन। तब वह 7-8 साल की रही होगी। नैना जोगिन। देहात में झाड़ फूक करने वाले ओझा गुड़ियों के हर मंत्र के अंतिम आखिर में बंधन लगाते हुए कहा जाता है, दुहाय ईश्वर महादेव गौरा पार्वती नैना जोगिन इत्यादि। लगता है कोई नैना जोगिन नाम की भैरवी ने इन मंत्रों को सिद्ध किया था। 7 साल की उम्र में ही रत्नी ने गांव के एक धनी प्रतिष्ठित वृद्ध को फिल चक्कर में डाल दिया था। उसकी बेवा माँ वृद्ध की हवेली की नौकरानी थी। पंचायत में 7 साल की रत्नी ने अपना बयान जिस बुलंदी और विस्तार से दिया था, कोई जन्मजात नैना जोगिन ही दे सकती थी। अब तो उसकी जामुन की तरह कजराई आंखें भी उसके नाम को सार्थक करती हैं। किंतु 7 साल की उम्र में ही इलाके में कहर मचाने वाली लड़की से आंख मिलाने की ताकत गांव के किसी बहके हुए नौजवान में भी नहीं हुई। उसको देखते ही आंखों के सामने पंचायत, थाना, पुलिस, फौजदारी, अदालत, जेल नाचने लगते। रत्नी की माँ सरकारी वकील को भी कानून सिखाई हैं, बहस कराई हैं सेशन कोर्ट में। सो पिछले 11 वर्षों में रत्नी की माँ ने मुंह के जोर से ही 15 एकड़ जमीन अर्जा है। पिछवाड़े में लीची के पेड़ हैं, दरवाजे पर नींबू, सूद पर रुपए लगाती हैं, 10 पैसा हाथ में है और घर में अनाज भी। इसलिए अब गांव की जमींदारिन भी है वही। गांव के पुराने जमींदार और मालिक
जब किसी रैयत पर नाराज होते तो इसी तरह गुस्सा उतारते थे। यानी उसकी बकरी, गाय वगैरह को पड़ती जमीन पर से ही हाँक कर दरवाजे पर ले आते थे और गालियां देते, मार पीट करते और अंगूठे का निशान लेकर ही खुश होते थे। रमेशर की माँ कल हाट जाते समय लीची की टोकरी नहीं ले गई ढोकर, इसलिए रत्नी और रत्नी की माँ ने आज इस झगड़े का सृजन किया है जानबूझकर। रमेशर का बाप मेरा हलवाहा है। रमेशर हमारे भैंसों का रखवाला यानी भैंसवार है। रमेशर की माँ हमारे घर बर्तन बासन मांजती हैं, धान कूटती हैं। इसलिए रत्ना अब अपनी गालियों का मुख धीरे धीरे हमारी ओर करने लगी। तू किसका डर दिखलाती है? शहर से आए भतार का? रोज मांस मछली और ब्रांडिल पीकर तेरे प्रजा स्थान में तेल बढ़ गया है ऐ? मुझे अचानक रमेशर की माँ की गंदी हल्की प्याज लहसुन पसीना मैल की सम्मिलित गंध भरी साड़ी की महक लगी। लगा अब रत्नी मुझे बेपर्द करेगी, नंगा करेगी। खुद अपने को उसने पिछले 1 घंटे में 60 बार नंगा किया है। अर्थात जब जब उसने गाली का रुख हमारी ओर किया, हर बार यह कहना ना भूली कि रमेशर की माँ जिसका डर दिखलाती है वह मुंसा व्यक्ति रत्नी का अथी भी नहीं उखाड़ सकता। ऐसे ऐसे मद्य की मुंसा को वह अपने अथी में दाहिने बाएं बांध रखेगी। बगुला पंखी धोती कुर्ता और छड़ी छड़ी जूता वाले शहरी छैल चिकनिया लोग ऊपर से लतकर और भीतर फोक होते हैं। सफा चट मोछ मुड़ाए मुछमुंडा लोगों की सूरत देखकर भूलने वाली बेटी नहीं रत्नी। रत्नी की माँ को इसका गुमान है कि बड़े बड़े वकील मुख्तार के बेटों को देखकर भी उसकी बेटी की अथी अर्थात जीभ नहीं पनियाई, कभी डकार भी नहीं किया। रत्नी अपने आंगन से निकल आई थी। रमेशर की माँ ने कोई जवाब दिया होगा शायद। अब रत्नी और रत्नी की माँ दोनों मिलकर नाचने लगी। उसका घर दरवाजे से 10 रस्सी दूर है, लेकिन सामने है। मैं रत्नी और रत्नी की माँ का नाच देखने को बाध्य था। रत्नी की काव्य प्रतिभा ने मुझे अचंभे में डाल दिया। उसकी टटकी और तुरंत रची हुई पंक्तियों में वह सब कुछ था जो कविता में होता है। बिंब, प्रतीक, व्यंग तथा गंध। बतौर बानगी अटना का साहब और पटना की मेम, रात खाए मुर्गी और सुबह करे नेम। तेरा झुमका और नथिया और साबुन महकौआ, तो पान में जर्दा खाए नखलौआ। रत्नी और रत्नी की माँ की यह काव्य नाटिका समाप्त हुई तो मैंने दरवाजे पर बैठे गांव के 2-3 नौजवानों की ओर देखा। मेरा चेहरा तमतमाया हुआ था, किंतु वे निर्विकार और निर्मल मुद्रा में थे। परिवार तथा पट्टीदार के मर्द पुरुषों की ओर देखा। वे पान चबा रहे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। लगता था इन लोगों ने रत्नी की गालियां सुनी ही नहीं। मैंने जब भोजन के समय बात चलाई तो परिवार के एक व्यक्ति ने, जिन्हें शहर के नाम से ही जड़ैया बुखार धर दबाता है, हंसकर कहा, शहर से आने के बाद आप कुछ दिन तक ऐसी असभ्यता ही करेंगे, या हमें मालूम है। इन छोटे लोगों की गाली पर इस तरह ध्यान कोई भला मानुस नहीं देता। इस तरह गालियों के अर्थ को प्याज के छिलके की तरह उतार उतार कर समझने का क्या मतलब? शहर में क्या औरतें गाली नहीं देती? अजब इंसाफ है। गाली सुनकर समझना अन्याय है, असभ्यता है, मन में मैल है मेरे। अश्लील और घिनौने मुकदमे के कारण रत्नी की बदनामी बचपन से ही फैलती गई। जवान हुई तो बदनामियां भी जवान हुई। फलतः गांव के हिसाब से पक जाने पर भी कोई दूल्हा नहीं मिला। मिलता भी तो घर जमाई होकर नहीं रहना चाहता था। 2 साल हुए। निमोंछिया जवान न जाने किस गांव से आया। सांझ में और रात में भात खाने के लिए घर के अंदर गया तो रत्नी की माँ एक हाथ में सिंदूर की पुड़िया और दूसरे में फरसा लेकर खड़ी थी। छदोड़ी की सीट में सिंदूर डालो, नहीं तो अभी हल्ला करती हूँ। घर में चोर घुसा है। तो सीकिया नौजवान जो हर सुबह को शीशम की कोमल पत्तियां तोड़कर ले जाता है, वही है रत्नी का रतन धन।
पूछताछ करने पर पता चला कि हाल ही में एक रात को रत्नी ने इसको लात से मारा। घर से निकाल कर चिल्लाने लगी। पूछे कोई इससे कितना दूध, मलाई, दही, मांस, मछली, कबूतर, तिस पर धात पुष्टई, दवा तो अलान ठेकान कर कर भी जिस मर्द को आधी रात को हफनी शुरू हो उसका क्या कहा जाए। लोग दोख देते हैं मेरे कोक को कि रत्नी बांझ है। निमक हराम और किसको कहते हैं। मैं अब इसे मानसिक विकार मानने लगा हूँ। अब तक सामाजिक समझ रहा था कि छोटी जात की औरत गांव की मालकिन हुई है। नहीं, सामाजिक भी है। मेरे पट्टीदार के एक भाई ने कहा, कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। गांव के सभी किस्म के चोर अर्थात लतीपति और सिन्ना जोर दिन डूबते ही उसके आंगन में जमा हो जाते हैं। इलाके का मशहूर डकैत परमेसरा रत्नी की बात पर उठता बैठता है। मुखिया और सरपंच रत्नी की माँ के खिलाफ चूं भी नहीं कर सकते। रत्नी की माँ से कोई रार मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए दिन भर गांव के हर टोले में दोनों घूम घूम कर झगड़ा करती फिरती हैं। रत्नी अकेली खस्सी बकरे को जिबह कर देती है। रत्नी की माँ चोरी का माल खरीदती है, थाली, लोटा, गिलास। सुबह को मालूम हुआ शहर से आया हुआ मेरा प्रेस्टीज प्रेशर कुकर गायब है। दोपहर के बाद धोती गुम। रात में रमेसर की माँ फिसफिसा कर आंगन में कह रही थी। रत्नी बोलती थी कि सिद्ध करके छोड़ेगी इस बार। उस दिन इस तरह पीठ दिखाना अच्छा नहीं हुआ शायद, और यह सब इसलिए कि मैंने रत्नी के तथाकथित पुरुष को बुलाकर उसका पता ठिकाना पूछा था और उसको समझाया था कि गांव में अब एक नई बात चल पड़ी है। उसने बीवी की मार सह ली। नतीजा यह हुआ कि कई औरतों ने अपने घर वालों को पीटा इस गांव में। रत्नी ने चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव के लोगों को सूचना देने के लहजे से सुनाया था। सुन लो हो लोगों, अब इस गांव में फिर एक सेशन मुकदमा उठेगा, सो जान लो। ई शहर का कानून यहाँ छाटने आया है। कोई अपने घर वाले को लात मारे या चुम्मा ले, दूसरा कोई बोलने वाला कौन। देहात से लेकर शहर तक तो छुछुआते फिरता है। काहे न कोई मौगी मुंह में चुम्मा लेती है। मैं रोज हारता, रजनी रोज जीतती। मुझे स्वजनों ने सतर्क किया, सांझ होने के पहले ही मैदान से घर लौट आया करूं। किसी ने शहर लौट जाने की सलाह दी। मुझे लगता रोज ताल ठोंक कर एक नंगी औरत पहलवान मुझे चुनौती देती है, थप्पड़ घूंसे चलाती है। भागूंगा तो गांव की सीमा के बाहर तक पीछे पीछे फटा कनस्तर पीटती और बकरे की तरह बो 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 करती जाएगी। गांव भर के लोग तालियां बजाकर हंसेंगे। मुझे हथियार डाल देना चाहिए। एक औरत, सो भी ऐसी औरत से टकराना बुद्धिमानी नहीं। एक सप्ताह तक चोरी चपाटी करवाने के बाद एक नया उत्पात शुरू किया। रात भर हमारे दरवाजे और आंगन में हड्डियों की बरखा होती। नंगी औरत ताल ठोक कर ललकार रही है, मर्द का बेटा है तो मैदान में आ। मैदान में मुझे उतरना ही पड़ा। रात में नींद खुली। दरवाजे के सामने जो नया बाग हम लोगों ने लगाया है उसमें भैंस का बच्चा घुस गया है शायद। मैं धीरे धीरे बाड़े के पास गया। पट अमलतास के कोमल पौधों को तोड़कर गुलमोहर की ओर बढ़ते हुए हाथ को मैंने खप्प से पकड़ा। कलम घिसाई के बावजूद पंजे की पकड़ में अब तक खम बचा हुआ था। क्यों? मैंने बहुत धीरे से पूछा। छोड़िए। जवाब भी उसी अंदाज में मिला। क्यों तोड़ा है? क्या मिला? क्यों तोड़ा तो क्या कर लीजिएगा? मैं लोगों को पुकारता हूँ, खुद फंस जाइएगा। हाथ छोड़िए, फंसा के देखो, मैं नहीं डरता हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? इस पौधे को क्यों तोड़ा है? वह तो पौधा ही है, जी तो आपको ही तोड़ देने को करता है। हाथ छोड़िए। मैंने देखा उसकी कनपटी पर एक सांप का फण फण नहीं, भाला, बरछे की फली। मैंने हाथ छोड़ दिया। वह भागी नहीं, खड़ी रही। मुझे चुप और अवाक देखकर बोली, चिल्लाऊं?
कोढ़ी डरावे थूक से। रत्नी हंसी। तारों की रोशनी में उसकी हंसी झिलमिलाई। जाइए, थोड़ा ब्रांडिल और चढ़ाइए। तुम तुम नैना जोगिन? हाँ, नैना जोगिन ही हूं। तब माधो बाबू, अब रत्नी करीब सटाई। मेरा क्या कसूर है जो 12 साल से बनवास दिए हुए हैं आप लोग? उस बूढ़े को करनी का फल चखाया तो क्या बेजा किया। मैं उस समय उसकी पोती की उम्र की थी। सो आप लोगों ने, खासकर आप दोनों भाइयों ने, हम लोगों को रंडी से बदतर कर दिया। आखिर आपके जन्म के दिन रत्नी की माँ ही सौर घर में थी। 5 साल तक आप रत्नी की माँ की गोद और आंचल में रहे और आपकी आंख में जरा भी पानी नहीं। मैं जवान हुई। आप लोगों ने आंख उठाकर कभी देखा नहीं कि आखिर गांव घर की एक लड़की ऐसी जवान हो गई और शादी क्यों नहीं होती। अब इस बार आए हैं तो कभी आपके मन में यह नहीं हुआ कि रत्नी की शादी हुए 2.5 साल हो रहे हैं और रत्नी को कोई बच्चा क्यों ना हुआ। अटना पटना दिल्ली दरभंगा में आपके इतने डॉक्टर डॉक्टरानी जान पहचान के हैं। आखिर रत्नी के माँ का दूध साल भर तक पिया है आपने? रत्नी की माँ को बहुत दिन तक आपने माँ कहा था। लोगों को याद है। दूध का भी एक संबंध होता है। मैंने कहा, रत्नी, रमेसर जग रहा है, मैं कुछ नहीं समझता। तुम जाओ, कोई देख लेगा। देखकर क्या कर लेगा? रत्नी ने बेलाग बेलौस एक अश्लील बात अंधेरे में आग की तरह उगल दी। देखकर आपका अथी और मेरा अथी उखाड़ लेगा। बोलिए, मैं पापिन हूँ, मैं अछूत हूँ, रंडी हूँ, जो भी हूँ, आपकी हवेली में पली हूँ। तकदीर का फेर माधो बाबू, रत्नी नाम भी आपके ही बाबूजी का दिया है। आपने उसको बिगाड़ कर नैना जोगिन दिया। किस कसूर पर? आप लोगों का क्या बिगाड़ा था रत्नी की माँ ने जो इस तरह बोलचाल उठ बैठ एकदम बंद? मैंने धीरे से कहा, ऐसे गांव में अब कोई भला आदमी कैसे रह सकता है? लगा नागिन को ठेस लगी, फुफकार उठी। भला आदमी, भला आदमी, भला आदमी को पूंछ सिंह होता है? नहीं होता है। इसीलिए पूंछ सिंह जानवर, औरत मर्द, नंगे, बेपर्द, अंधकार, प्रकाश, गुर्राहट, आंखों की चमक, बड़े बड़े नाखून, बिल्ली, शिवा, योनिस्या, भगनी, भोगिनी, महांकुश, स्वरूप, छिन्नमस्ता, अट्ठहास। अट्ठहास सुनकर चौंका। रत्नी कहाँ है? वह तो साक्षात नील सरस्वती थी। इस बार गांव में, गांव के आसपास यह खबर बहुत तेजी से फैली कि नैना जोगिन का जोग माधव बाबू पर खूब ठिकाने से लगा है। रमेसर की माँ को एक दिन खोई हुई चीज़ें टोकरी में मिली। घर में ही रत्नी ने माधव बाबू को भेड़ा बनाया है तो माधव बाबू ने रत्नी का विष दंत उखाड़ दिया है। बोले तो एक भी गाली गंदी या अच्छी? रत्नी और उसके नामर्द मर्द को मैं अपने साथ शहर लेता आया हूँ। डॉक्टर को अचरज होता है कि मैं रत्नी के लिए इतना चिंतित क्यों हूँ। उन्हें कैसे समझाऊं कि यदि रत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ तो वह मेरे बाग के हर पौधे तोड़ देगी, गांव के सभी पेड़ पौधों को तोड़ देगी, गांव के सभी लोगों को तोड़ेगी, गांव में हड्डियां बरसावेगी, नंगी नाचेगी, अश्लील गालियां देती हुई सभी को ललकारेगी। वह सांवली सलोनी, लंबी स्वरूप पूर्ण यौवना नैना जोगिन। जांच पड़ताल के समय जब रत्नी की लंबाई नापी जाती है, वजन लिया जाता है, पेट टटोला जाता है, तो मेडिकल कॉलेज की लेडी स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर तक हैरत में मुंह बाए रहते हैं। औरत ऐसी? 5 दिन हुए हैं पड़ोस के मल्होत्रा साहब की नौकरानी को 2 दिन वह फ्लैट के नीचे उठाकर फेंकने की धमकी दे चुकी है। शहर की सड़ी हुई गर्मी को रोज 5 अश्लील गालियां देती है। उसका घरवाला गांव लौटने को कुनमुनाता है तो वह घुड़क देती है। हाँ, जब आ गई हूँ
तो यहाँ हो चाहे लहेरिया सराय, चाहे कलकत्ता, जहाँ से हो कोक तो भर के ही लौटूंगी। गांव तुमको जाना हो तो माधो बाबू टिकस कटाकर गाड़ी में बैठा देंगे। मैं किस मुंह से लौटूंगी खाली। कोई जादू जानती है सचमुच रत्नी। कोई शब्द उसके मुंह में अश्लील नहीं लगता। अभी आप सुन रहे थे कहानी नैना जोगिन। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।